नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब चीजें थोड़ी ठंडी होती नजर आ रही हैं और बहुत हद तक सरकार जो ये असहज स्थिति उनके लिए उत्पन्न हो गई थी, ये पूरा का पूरा जो फियस्को एकदम से निकल कर आ गया था और सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि बोतल से निकले इस जिन को वापस कैसे बोतल में डाला जाए, उसे बहुत हद तक वो एक तरीके से संभालने में कामयाब रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें निकल कर आ रही हैं पीछे से, धनखड़ साहब के जो क्रियाकलाप निकल कर आ रहे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि धनखड़ साहब काफी हैवी ड्राइवर थे, मतलब काफी बड़े खिलाड़ी थे और बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो सरकार काफी दिनों से नजरअंदाज करती आ रही थी। अब तो सवाल सरकार पे उठने लगा है, अब तो सवाल पार्टी के ऊपर उठने लगा है कि आप इतने दिन से इस तरह के व्यक्ति को और उनके इस तरह के क्रियाकलापों को किस तरीके से सहन करते आ रहे थे, और आखिरकार वो मौका आ ही गया कि उनका इस्तीफा लेना पड़ा। और इसमें जो अब एंगल निकल कर आ रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो दामाद जी की जानकारी निकल कर आ रही है, और एक दामाद नहीं, दो दामाद की निकल कर आ रही है। एक कांग्रेसी दामाद है और एक धनखड़ जी का दामाद है, और उन दोनों का क्या संबंध है वो निकल कर आ रहा है। और साथ ही आज बात होगी कि धनखड़ साहब के इस जो संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर उन्होंने जो ये फियस्को किया, उससे सरकार के किस बड़े आने वाले रिफॉर्म को या एक्शन को एक बड़ा झटका लगा है। सबसे पहली बात दामाद की। धनखड़ साहब के दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। अब लड़का नहीं है तो लड़की ही है। अब धनखड़ साहब के दो भाई और हैं, एक अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, एक बड़े पति हैं। तो उनमें से ये एक भाई है कुलदीप धनखड़। अब उनके भी एक दामाद हैं, यानी कि धनखड़ जी के भी वो दामाद ही लगे कि परिवार है तो धनखड़ जी के भी दामाद लगे। उनका नाम है राहुल कसवा। वो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं चुरू से। अब इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनकी लोकल लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनसे बन नहीं रही थी, राजेंद्र राठौर है, उनसे बहुत ज्यादा बेहतर उनका सामंजस्य नहीं था, और साथ ही जो पार्टी का इंटरनल सर्वे था वो ये कहता था कि इनका जो कामकाज का तरीका है, जो इनका फीडबैक है वो बहुत बेहतर नहीं है, तो उनका टिकट काटना सही समझा गया। और उसके बाद वो बागी हो गए। टिकट काटने से नुकसान ये हुआ कि उन्हें एक सिंपत्ति मिल गई। अब वो कांग्रेस में चले गए, चुनाव हुआ, वो जीत गए, लेकिन जो उनका टिकट कटा उससे धनखड़ साहब बहुत असहज थे। अब उन दामाद जी का एक कनेक्शन जुड़ रहा है कांग्रेसी दामाद से, यानी राहुल कसवा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में कुछ डील चल रही थी। गुड़गांव और उसके आसपास कुछ ऐसी जगह है, उनकी खरीद फरोख्त और पैसे का जो लेन देन है वो सब उन दोनों के बीच में हो रहा था। जब पार्टी ने और सरकार ने धनखड़ साहब से पूछा कि भैया ये पीछे पीछे क्या चल रहा है, ये लवी डवी क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये मेरी जानकारी से बाहर है, और वो दोनों अपने इंडिविजुअल स्तर पर जो भी उन्हें कार्यक्रम करने हैं, जो भी उन्हें बिजनेस करना है वो कर रहे हैं। और उसके लिए पार्टी ने उन्हें आगाह किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप साथ हमारे रहेंगे और सहयोग उस साइड करेंगे। और ये वो समय था, यहां से एक तरीके से आप ये मानकर चलिए धनखड़ साहब और सरकार के बीच का जो सामंजस्य है वो बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि धनखड़ साहब ने पूरा प्रयास किया कि उनके दामाद को भारतीय जनता पार्टी से दोबारा से टिकट मिले, लेकिन जो सेंट्रल आला कमान है, जो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप है, वो किसी की सुनता नहीं है। उसे जो करना है वो करता है। उसका जो फीडबैक सिस्टम है, 3 लेयर 4 लेयर जो फीडबैक सिस्टम है, उसके आधार पर उन्हें लगा कि भैया टिकट नहीं होना चाहिए। हार जीत अलग चीज है, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं होना चाहिए तो नहीं हुआ। और धनखड़ साहब को यह लगा कि भैया मैं तो पूरे राजस्थान में टिकट बंटवा रहा हूं। वो इस हद तक इंटरफेरेंस पे आ गए थे कि उपराष्ट्रपति हैं, उस पद पर बैठे हैं, लेकिन अपना वर्चस्व वो चाहते थे कि राजस्थान में भैया मैं तो जाटों का बड़ा नेता, उन्हें ये मुगालता हो गया था। वो अलग बात है, उनके नाम पर किसी ने वोट नहीं दिया। लोकसभा के 2 चुनाव हार चुके हैं वो, और जो चुनाव जीते भी थे वो लहर में जीत गए थे। तो उन्हें लगा कि भैया मैं बड़ा नेता हो गया हूं, मेरे हिसाब से होना चाहिए। बीजेपी ने वो नहीं माना, उनका भी उनके बहुत सारे ऐसे नाम जिन्होंने दिए उन्हें टिकट नहीं मिला, इनके दामाद जी को टिकट नहीं मिला, और इन दामाद जी ने जाकर सीधा डीलिंग करनी शुरू कर दी रॉबर्ट वाड्रा से। यहां से उनका मन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कटने लगा, और 2024 के चुनाव के बाद उन्हें लगा कि सरकार कभी भी टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। और
कहीं ऐसा खेल हो सकता है कि कांग्रेस आ सकती है, तो वहां नजदीकी संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। और खबर तो ये तक है कि अपने लिए विपक्ष में राष्ट्रपति का जो अगला चुनाव होगा उसके लिए लॉबिंग करनी शुरू कर दी। मतलब आप टिकट बंटवारे में आप इन्वॉल्व होंगे, अपने दामाद को वित्तीय सहयोग करवाने में आप इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद आप विपक्ष के साथ अपने लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए लॉबिंग करना शुरू कर देंगे। तो आपको लगता है कि कोई पार्टी उस चीज को सहन कर पाएगी? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह उस चीज के लिए तैयार होंगे कि आप क्या कर रहे हैं? तो ये एक्शन निश्चित होना था। और अब तक ये था ना कि इस्तीफा लिया गया है कि दिया गया, इस्तीफा लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से सीमाएं लांगी जा रही थी उस पद की, उसके बाद सरकार ने कहा बस, फुल स्टॉप, अब दिनों का भी इंतजार नहीं करना, घंटों में काम निपटाओ। और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाएं उससे पहले यह सुनिश्चित कर लिया गया कि इस्तीफा होगा। क्योंकि जिस तरीके से खबरें ये आ रही हैं कि संसद में और संसद टीवी के अंदर अपने रिश्तेदारों की भर्तियां, ये आरोप लग रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं और जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि भैया अब यह हालत हो गई थी कि अपने रिश्तेदारों की भर्तियां यहां पर होनी शुरू हो गई थी। अपने आप को जब आदमी लार्जर देन लाइफ मानने लगे, अपने पे ग्रेड से ऊपर मानने लगे, तो ये स्थितियां होती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है, जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे जब भारत के दौरे पर आए, उसके बाद धनखड़ साहब इस बात पर अड़ गए क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वो और दोनों समकक्ष हैं। तो जेडी वांस जो भी संदेश लाए हैं वो उन तक आए और जो हाई स्तरीय, जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें उन्हें बैठाया जाए और जेडी वांस उन्हें ब्रीफ करें। तो एक बड़े मंत्री ने उन्हें साफ साफ समझाया कि जेडी वांस जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनका संदेश लेकर आए हैं मोदी के लिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम मोदी का है, आपके लिए नहीं लाए हैं। आप प्रोटोकॉल में ठीक है उनके समकक्ष हैं, लेकिन वो संदेश मोदी के लिए है। और ये समझाया गया। और जब पूरा का पूरा जेडी वांस ने सब ब्रीफिंग कर दी, प्रधानमंत्री को बता दिया, सब कुछ हुआ, वो इस बात पर अड़ गए जयशंकर के सामने कि मुझे भी ब्रीफ करो। और जयशंकर को ये जाकर कंप्लेंट पीएमओ में करनी पड़ी कि इस तरह का व्यवहार अब धनखड़ साहब की तरफ से हो रहा है। और जेडी वांस का जो दौरा था ना भारत में, बहुत सफल नहीं रहा भारत के हिसाब से। जेडी वांस जब भारत में था ना, पहलगाम का अटैक हुआ, जेडी वांस जब भारत में था ना, मतलब उसके जाने के कुछ दिन बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो जाता है। और अब ये वाइस प्रेसिडेंट का फियास्को। तो इन चीजों को भी बहुत हद तक लोग जोड़कर चल रहे हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी इनपुट आ रही थी जो सहज नहीं कर रही थी। और जेडी वांस से एक लंबी मुलाकात धनखड़ साहब की हुई भी थी, उसके बाद ये सब चीजें आ रही हैं। खैर कितना है ये जांच का विषय है, लेकिन जो दामाद जी का एंगल निकल कर आ रहा है, और खासकर कांग्रेस के प्रथम परिवार के सबसे चहीते दामाद जी का जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है, वो सरकार के लिए बहुत ही असहज करने वाली स्थिति थी। और एक और चीज जो धनखड़ साहब ने जाते जाते पिछले, मतलब अपने इस्तीफे से 3 से 4 दिन पहले तक जो किया, वो सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जो सरकार इंपीचमेंट का मोशन लाने जा रही थी जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट, वो सिर्फ मात्र इंपीचमेंट का मोशन नहीं था। सरकार उस मोशन के माध्यम से एक जुडिशियल रिफॉर्म का शुरुआत करना चाह रही थी। सरकार उस पूरे इंपीचमेंट मोशन में इस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाह रही थी कि धीरे धीरे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर जजेस किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जजेस के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है, तो किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया जा सके, किस तरीके से उन चीजों को मॉनिटर किया जा सके। और एक जुडिशियल रिफॉर्म की जो शुरुआत है वो वहां से वो करना चाह रही थी। डायरेक्ट नहीं ला सकती, एनजेसी लाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया था। तो सरकार चाहती थी कि बैकडोर से या अनसटल वे में, दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष रूप में उन जुडिशियल रिफॉर्म की शुरुआत की जा सके। लेकिन जिस तरीके से धनखड़ साहब ने राज्यसभा के अंदर उस खेल को खराब किया, अब सरकार के लिए बहुत असहज स्थिति हो गई है। अब वो जो करना चाह रही थी वो एक तरीके से अब जुडिशरी की उस पर बारीक नजर रहेगी। अब सरकार करेगी। अब धनखड़ साहब बहुत बोले तो खूब जुडिशरी के खिलाफ, लेकिन जब एक्शन का मौका आया, जब सरकार एक्शन ले रही थी, जब करना था सही में उस चीज को इंप्लीमेंट, तो धनखड़ साहब खेल कर गए।
अब क्योंकि वो खुद भी उस लॉबी से आते हैं, अब किसी से कोई संबंध रहे होंगे, जो भी रहा होगा, या एक तरीके से नौसिखियापने में कर दिया होगा, अति उत्साह में कर दिया, जो भी कर दिया, लेकिन सरकार का नुकसान कर दिया और उस पूरे प्रोसेस का नुकसान कर दिया। अब सरकार जब जुडिशियल रिफॉर्म करेगी और उसके लिए काम करना शुरू करेगी, तो सीधा सवाल ये उठेगा, अब जुडिशरी खुल के कहेगी कि देखिए हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, अच्छा खासा इंपीचमेंट हो रहा था, हमारे ऊपर एक्शन लेने के लिए, हमें परेशान करने के लिए उपराष्ट्रपति तक हटा दिया। तो जो पूरा बना बनाया खेल था, धीरे धीरे अब किसान आंदोलन हुआ, सरकार 3 कृषि कानून लाई, उन्हें हटाना पड़ा, लेकिन सरकार अब बैकडोर से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, सरकार काम कर रही है। तो ऐसे ही जुडिशियल रिफॉर्म के लिए वो चाहती थी कि धीरे से उसकी भूमिका तैयार की जाए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सरकार एक साथ नहीं ला सकती पूरा बिल, बहुत असहज हो जाएगा। देश में एक बड़ा जो वर्ग है वो सड़कों पे उतर जाएगा, तो सरकार ने उसे हिस्सों में बांटा। कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर लाते हैं, कभी इनहेरिटेंस के नाम पर ला रहे हैं, कभी एज के ऊपर ला रहे हैं, ऐसे धीरे 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 तोड़ तोड़कर उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वही जुडिशियल रिफॉर्म करना चाह रहे थे, उसी में धनखड़ साहब ने चलती साइकिल में और डंडा दे दिया और वो साइकिल पलट गई। इसलिए सरकार जो कुछ बड़ा एक्शन कर रही थी, उसमें धनखड़ साहब की जो भूमिका थी, उसकी वजह से सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो सरकार इसी उलझन में है, इसी ओहापोह में है कि राज्यसभा में कहीं धनखड़ साहब ने नोटिस एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। अगर कर लिया नहीं किया है तो चलो ठीक है, फिर लोकसभा के माध्यम से लाया जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर हरिवंश जी को उसे नलिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारा एक प्रोसेस है जो अब राज्यसभा में चलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक फालतू का काम बढ़ाकर चले गए, खुद इस्तीफा देना पड़ा, खुद की चीचा लेदर कराई, सरकार के लिए असहज स्थिति कराई, और जहां खड़े थे वहीं खड़े हो गए और अपना आने वाला राजनीतिक भविष्य खराब कर लिया। वरना धनखड़ साहब हो, सतपाल मलिक हो, एक कमरे में आराम से बैठे हुए थे, सरकार वहां से उठा के लाती है, भारतीय जनता पार्टी उठा के लाती है, एक को गवर्नर बनाती है, एक थोड़ा बेहतर काम करता दिखाई देता है तो उसे उपराष्ट्रपति तक पहुंचाती है। लेकिन स्थिति देखिए, अपनी स्थिति ऐसी करा दी कि एक विदाई भाषण तक नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस व्यक्ति तक को उपराष्ट्रपति पद पर झेला है जिसने ईरान में क्या क्या क्रियाकलाप नहीं किए, उन तक के लिए विदाई भाषण देना पड़ा। 3 साल झेला, ठीक है, चल हो जाएगा, चला जाएगा। खैर विदाई भाषण में क्या प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सबको पता है उनके लिए। और वे व्यक्ति जिस दिन उपराष्ट्रपति पद के पद से हटा, अगले दिन कह रहा है कि भारत में एक वर्ग यानी मुसलमान परेशानी में है। मतलब अपने अंदर की वो घृणा, वो कुंठा, वो आदमी तब तक भी नहीं छोड़ पाया। उस जैसे व्यक्ति तक को इस सरकार ने झेला, तो उससे कितना खराब काम धनखड़ जी ने किया होगा कि सरकार को यह तय करना पड़ा कि ये दिनों की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, घंटों में हटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं ये कमी रही कि आप इतने दिन तक इस तरीके से झेल रहे थे। अब सरकार को भी लगता था भैया उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया है, हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और यही धनखड़ साहब मानकर बैठे थे, भैया मैं उपराष्ट्रपति हूं, मुझे तो हटा ही नहीं सकते, इंपीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा, कांग्रेस से मैंने सेटिंग कर ही ली है, तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब सरकार ने कहा कि भैया तुम्हारे इतने कुछ हैं कि अगर यही चीज सामने आ जाए तो हमारा तो जो नुकसान होगा होगा, लेकिन आपका जो नुकसान होगा वो मतलब इररिप्लेसेबल है, उसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तब जाकर धनखड़ साहब को समझ आया कि नहीं, अब चीजें हाथ से बाहर निकल गई हैं, और अगर सरकार एक्शन लेने पाई तो उसके बाद पेंशन भी बंद हो जाएगी, सरकारी सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी, अपना सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा दो और चलते बनो। बीजेपी के कोई प्रवक्ता या बीजेपी की तरफ से आपको कोई बोलता नहीं दिखाई देगा, तो हेल्थ को ही आधिकारिक कारण माना जाएगा। और सतपाल, अब सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे सतपाल मलिक होंगे। देखिए दूसरे सतपाल मलिक तो ये नहीं होंगे, क्योंकि इनके क्लोजेट में इतने स्केलेटन है कि ये व्यक्ति शांत ही रहेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। कभी होंगे तो काफी समय बाद, 5 साल 10 साल बाद, जब काफी समय हो जाएगा, तब रिलेवेंसी नहीं बचेगी, तब बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अभी निकट भविष्य में उनका बोलना संभावनाएं बेहद कम है। इस मामले में और जो भी डेवलपमेंट आएगा, खैर अब तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में लगभग सब कुछ आ चुका है, क्योंकि दामाद जी का एक नया एंगल आया था कि किस तरीके से अपने दामाद का और गांधी परिवार के दामाद का किस तरीके से इनका इंटरनल
कोलैबोरेशन चल रहा था, वो जानकारी जो सामने आई है और सरकार को जो नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये नई जानकारियां थी तो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।